हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 14 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बच्चों प्रश्नावली 3.5 की प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से 1 के भाग 4 तक। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये ज्ञात करना है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। देखिए बच्चों, अगर आपको समीकरण युग्म दिया गया है तो हम उसको इस रूप में लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में लिख लेते हैं। और फिर पहली स्थिति, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 रहता है तो हम बोलते हैं अद्वितीय हल विद्यमान, अर्थात केवल एक हल विद्यमान। ज्यामितीय रूप से समीकरण युग्म किस प्रकार की रेखाओं को व्यक्त करता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत, तो आप बोलेंगे संगत होगा, ठीक है ना। फिर अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, तो हम बोलते हैं कोई हल विद्यमान नहीं। और इस स्थिति में ये जो समीकरण युग्म है किनको व्यक्त करता है, किस प्रकार की ज्यामितीय रेखाओं को व्यक्त करता है, समांतर ज्यामितीय रेखाओं को। समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत, समांतर की स्थिति में कोई भी हल विद्यमान नहीं, इसलिए समीकरण निकाय असंगत। और तीसरी स्थिति क्या बताई थी बच्चों मैंने आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होने पर अनंत हल विद्यमान होते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होते हैं। ज्यामितीय रूप से समीकरण युग्म किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, समपाती सरल रेखाओं को। और अनेक हल विद्यमान है, इसका मतलब संगत तो होंगे ही होंगे। अद्वितीय हल की स्थिति में भी समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। अनंत हल की स्थिति में भी समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। लेकिन कोई हल विद्यमान नहीं की स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। यहाँ कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी। यहाँ कैसी, समांतर। और यहाँ पर कैसी रेखाएं मिलती हैं बच्चों हमें, यहाँ पर हमें मिलती है समपाती सरल रेखा युग्म, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 1 में हमें क्या करना है, चेक करना है पहले तो कि किस प्रकार का हल विद्यमान है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। अगर अद्वितीय हल है तो हमें फिर बच्चों क्या करना है, वज्र गुणन विधि से उन्हें ज्ञात भी करना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 क्या है। समीकरण युग्म उसको लिख लेते हैं सर्वप्रथम हल के अंदर। समीकरण युग्म लिख लेते हैं x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण संख्या 1। ये समीकरण संख्या 2। सर्वप्रथम हम ये ज्ञात करेंगे कि इसके हल किस प्रकार के हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो बच्चों, लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इस समीकरण युग्म की तुलना हम इससे कर लेंगे। करने पर आपको मिल जाएगा a1 तो 1, b1 मिल जाएगा -3, c1 मिल जाएगा -3 तथा बच्चों a2 मिल जाएगा 3, b2 मिल जाएगा -9 और c2 मिल जाएगा -2। यहाँ अगर मैं देखूं बच्चों तो a1 अपॉन a2 तो 1/3 है, b1 अपॉन b2 वो है -3 अपॉन -9, अर्थात ये भी 1/3 है, तथा
C1 अपॉन C2 आप निकालोगे तो -3/-2 अर्थात 3/2। क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो जब कोई हल विद्यमान नहीं है तो हमें ज्ञात भी नहीं करना, हमें सिर्फ तब ज्ञात करना है जब अद्वितीय हल विद्यमान हो। किस विधि से? वज्र गुणन विधि से बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या 1 का भाग 1। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 2। यहाँ पर जो समीकरण युग्म आपको दी गई है वो कौन सी है? एक तो है 2x + y बराबर 5, जिसको हम कैसे लिख लेंगे? हम लिख लेंगे 2x + y - 5 बराबर 0। ये हो गई समीकरण संख्या 1। इस फॉर्म में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे चेक करना है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल विद्यमान नहीं है। तो मानक रूप में होना चाहिए तभी चेक कर पाएंगे। तो इसलिए मानक रूप में हमने समीकरण संख्या दी है 1। तथा दूसरा जो समीकरण है वो है बच्चों 3x + 2y बराबर 8। इसको भी मानक रूप में ले आइए। 3x + 2y - 8 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर इस समीकरण युग्म से, मानक समीकरण युग्म से तुलना कर लें। आपको मिल जाएगा A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, A2 मिल जाएगा 3, B2 मिल जाएगा 2 और C2 मिल जाएगा -8। फिर यहाँ आप निकाल लें A1 अपॉन A2 कितना आएगा बच्चों? 2/3। B1 अपॉन B2 ये कितना आएगा? 1/2। तथा C1 अपॉन C2 ये कितना आ जाएगा? 5/8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/8। फिर देखिए क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल विद्यमान हैं। अद्वितीय हल विद्यमान हैं क्योंकि बच्चों कौन सी शर्त को पूरा कर रहा है? ये पहली शर्त A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 वाली शर्त को। इसलिए इसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है? वज्र गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में मैंने आपको बताया बच्चों क्या करते हैं? x बटे बराबर y बटे बराबर 1/। x बटे क्या लिखते हैं? वही BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, ऐसे याद रखने को बोला था ना सूत्र। और फिर देखो यहाँ पर नंबरिंग लगा देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आइए रखिए मान। तो x बटे B1C2, B1C2 एक को -8 से गुणा करोगे -8 आ जाएगा, -8 ये सूत्र वाला माइनस B2C1,
B2C1, 2 को -5 से गुणा करोगे क्या आएगा, -10, क्या आएगा, -10 बराबर y बटे C1A2, C1A2 -5 को 3 से गुणा करोगे -15 आ जाएगा, ये आ जाएगा -15, ये सूत्र वाला माइनस, फिर C2A1, C2A1 -8 को 2 से गुणा करोगे -16 बराबर 1 बटे A1B2, A1B2 2 दूनी कितना बच्चों, 4, 2 दूनी 4, ये सूत्र वाला माइनस, फिर A2B1 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच्चों। तो यहाँ से आपको मिल गया x बटे -8 + 10 बराबर y बटे -15 + 16 बराबर 1 बटे 1। और अगर मैं देखूं अतः तो x बटे 2 बराबर 1, x बटे 2 हो गया प्लस का 10 माइनस का 8, और ये बराबर में 1 प्रथम तथा थर्ड से, तथा y बटे 1 बराबर 1, तो x बराबर आ गया 2 तथा y बराबर आ गया बच्चों 1। ये मानों को समीकरण में रख के भी देख लीजिए, संतुष्ट करेंगे। x की जगह 2, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 1। देखिए x की जगह 2 रखिए तो 2 गुणा 2, y की जगह 1, 4 + 1 कितना आएगा, 5। क्या यही RHS में है, संतुष्ट कर रहा है। दूसरे समीकरण को भी क्या करेगा बच्चों, संतुष्ट करेगा। करना क्या है, इसमें तुलना करके A1B1C1 A2B2C2 के मान लगा देने हैं। सूत्र हमें पता ही है वज्र गुणन विधि का, x बटे BC - BC, y बटे CA - CA, z और 1 बटे AB - AB। 1 2 2 1 1 2 2 1 नंबरिंग लगा लेंगे और A1B1 A2B2 और C1 C2 के मान हम क्या कर देंगे, इसके अंदर रख देंगे। A1B1 C1 A2B2 C2 के मान देख के रख देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, पहले और थर्ड से लेंगे तो x का मान आ जाएगा, दूसरे और थर्ड से लेंगे, दूसरे और तृतीय से लेंगे बच्चों तो y का मान आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो अगला भाग प्रश्न संख्या 1 का भाग 3। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए बच्चों, A1 तो कितना है 3, B1 कितना है -5, C1 कितना है प्लस का 20 की माइनस का 20, बिल्कुल माइनस का 20, A2 कितना है 6, B2 कितना है माइनस का 10 और C2 कितना है माइनस का 40। अगर आप A1/A2 देखें तो 3/6 1/2 के बराबर, B1/B2 देखें तो -5 बटे -10 का मतलब भी 1/2, C1/C2 देखें तो ये 20/40 भी 1/2। क्या तीनों बराबर हैं? तीनों बराबर होने की स्थिति में कितने हल बच्चों? अनंत हल, अनंत हल बच्चों। अनंत हल वाली कंडीशन है। अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हैं, अद्वितीय हल विद्यमान नहीं है, आगे हल नहीं करना है। रिप्रेजेंटेशन आप वैसा ही कीजिएगा जैसा कि मैंने भाग 1 और भाग 2 में आपको बताया, ठीक है। यहाँ समय की बचत के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। फिर देखिए भाग 4 प्रश्न संख्या 1 का, यहाँ पर समीकरण युग्म आपको दी गई है, उसमें देखकर बताइए A1 1, B1 -3, C1 -7, ठीक है। A2 आपके पास है 3, B2 आपके पास है -3 और C2 कितना है -15, ये 7 है बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये तो 1/3 है और वो क्या है -3/-3 अर्थात 1, तो ये तो बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल विद्यमान, अद्वितीय हल में वज्र गुणन विधि से हल करना है। सूत्र में रख दीजिएगा बच्चों, x बटे क्या आएगा बताओ, x बटे B1C2, -3 को -15 से गुणा करेंगे 45, B2C1 -21 हो जाएगा क्या, बराबर y बटे C1A2 -21, C1A2 -21 माइनस सूत्र वाला C2A1 -15 यानी कि प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर 1 बटे बच्चों 1 बटे A1B2 -3 प्लस हो जाएगा क्या, देखो A2B1 माइनस का 9 आएगा जो कि सूत्र वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x बटे कितना आ गया 21 घटाइए 4,
24 बच गया, 45 में से 21 गया 24, वाई बटे कितना 21 घटाइए 15 में से, तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा 6 और इधर बच जाएगा 1/6। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x बटे 24 को किसके बराबर ले लेंगे, 1/6 के, और x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा 4। y बटे -6 को 1/6 के बराबर लोगे तो y बराबर आ जाएगा -1। ये अभिष्ट हल हो जाएंगे। लिखने का तरीका आपको वैसा ही रखना है जैसे मैंने भाग 1 और भाग 2 में बताया, ठीक है। रख के देख लीजिए समीकरण में संतुष्ट करता है क्या, x के स्थान पे 4 -3, y के स्थान पे -1, तो हो जाएगा 4 + 3 = 7, संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए 3x के स्थान पे कितना 4, -3 y के स्थान पर -1, तो 12 + 3 ये हो गया 15, तो 15 - 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो संतुष्ट भी कर रहे हैं, संतुष्ट करके आप सत्यापन भी देख सकते हैं। दोनों समीकरणों में रख के देखिए, संतुष्ट करने चाहिए, और संतुष्ट करते हैं तो अभीष्ट हल आपके क्या हैं, सही हैं। इस प्रकार से हम सत्यापन भी कर सकते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से भाग 4 तक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप इनको एक बार पुनः करेंगे, समझेंगे खुद से हल कर करके, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।